नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इस समय अपने चरम सीमा पे है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं, ये मुद्दा और गहराता जा रहा है और केंद्र सरकार के लिए ये परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेके कई विपक्षी दल खुल के सामने आ गए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन को लेके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आई है वो ये है कि भारतीय मजदूर संघ, जिसको आरएसएस का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वह भी खुल के सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में आ गया और उसने केंद्र सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि 2024 के चुनाव से पहले आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए रिस्टोर नहीं किया तो मजबूर होकर भारतीय मजदूर संघ एज ए राजनीतिक दलों के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का खुलकर समर्थन करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको देश के सच्चे जाने माने ईमानदार पत्रकार श्री संदीप चौधरी जी, जो हमेशा से ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में डिबेट करते आए हैं, उनकी लाइव डिबेट के कुछ अंश आपको सुनाना चाहेंगे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो भी अपने विचार रखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। साथ ही जो केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो प्रवक्ता हैं उनके भी विचार हम सुनेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने को लेके उनके पार्टी के क्या विचार हैं। और इसके साथ ही साथ जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार बंधु जी, उनके भी वक्तव्यों को हम सुनेंगे इस लाइव डिबेट में। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हमेशा की तरह गंभीर रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस लाइव डिबेट के अंश आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा पुरानी पेंशन की। जी हां, पुरानी पेंशन और सियासी टेंशन की। यह मामला पूरी तरह से अब सियासी भी होता जा रहा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहे थे पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर, और अब इन्होंने जोर पकड़ लिया है। पहले तो सरकारी कर्मचारी ही बैठे हुए थे, कुछ एनजीओ भी साथ में समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब इस लड़ाई में एंट्री मार दी है भारतीय मजदूर संघ ने। अब भारतीय मजदूर संघ ये किससे जुड़ा है? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है। मतलब आसान भाषा में कहूं, ये आरएसएस है, प्रेरणा स्रोत बीजेपी का, सत्ताधारी बीजेपी का। 2 दिन पहले दिल्ली में फिर एक जमावड़ा इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पर। पुरानी पेंशन योजना लागू करो। बहाल तो इसे कई राज्यों में कर दिया गया है और इसमें पहल लेती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर पंजाब, आम आदमी पार्टी भी अब ओल्ड पेंशन की पैरवी करती साफ दिखाई दे रही है। अब भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि देखिए, 2024 के चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर दो, वरना हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। जो लागू करेगा उसी का समर्थन करेंगे। और लागू करने वाले जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, वहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। महेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है संदीप भाई, आप बताइए। अरे देर कर दी आपने जुड़ने में, अब पुरानी पेंशन योजना लागू करने में भी देरी कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ देरी ऐसा नहीं है। जो चिंता है, जो कर्मचारी संघ की चिंता है या जो भारतीय मजदूर संघ की चिंता है, जो आपके सवाल है, उस चिंता से इतर कहीं केंद्र सरकार ने कहीं भी नहीं है कि भाई वो इनके हितों में किसी तरह से कोई अहित की बात हो, उसको कहीं अनदेखी करके और केंद्र सरकार कोई काम कर रही है। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है वित्त सचिव की अध्यक्षता में, वो तो एनपीएस में बेहतर रिटर्न्स कैसे दिए जाएं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार करने के लिए थोड़ा बनी है कमेटी। संदीप भाई, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हो
आपको अगर मैं कोई चीज के लिए कुछ कहूं तो बड़ी छोटी बात होगी, सूरज के आगे दिए की बात हो जाएगी। कानून है, एनपीएस कानून बनाया गया था 2003-4 में। जब ये कानून आया था तब के अर्थशास्त्री और बाद के दिनों में प्रधानमंत्री जो 10 साल तक रहे, मनमोहन सिंह जी ने इसके लिए कितना बड़ा, इसके तारीफ में क्या क्या कसीदे कढ़े थे। अगर वो कहीं आप अपने दर्शकों को बताओगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस का उस समय का दिवालियापन था या अभी का दिवालियापन। एक बात। दूसरा, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहा है उस कारगुजारी को आपके दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है बताइए ना। को मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हम एक कानून पास करेंगे विधानसभा से और उसके बाद हम पेंशन कानून को कानूनी दर्जा देके और इसे लागू करेंगे। तो फिर 41,000 करोड़ का फंड जो है आपने एलोकेट किया, वो किस बात के लिए किया? तो ये बाजीगरी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, हिमाचल में तो फिर भी वहां का मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में बकायदा इसको पारित करा के ये किया, लेकिन और जगह तो क्या हो रहा है? सरकार साफ कर देना। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहा हूं महेश भाई। तो मतलब पुरानी पेंशन योजना अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देगी, तो सरकार इसको साफ कर दे। कमेटी भी बना रही है, देवेंद्र फडणवीस कुछ कहते हैं और आरएसएस अब दबाव डाल रहा है। तो ये खामखा का दबाव डाल रहा है आरएसएस। नहीं, आप आरएसएस के जो हमारे महामंत्री हैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के, विष्णु जी का जो था, उनके वक्तव्य को आपने इस तरह से इसमें जोड़ने की कोशिश करी है कि भाई उनका ये कहना है कि जो विसंगति है, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार जो ओल्ड पेंशन कानून लागू करने की बात कर रही है उसमें काफी विसंगति है। कानूनी तौर पे इस तरह से वो करके कोई भी ऐसी चीज जो अहित की बात वो कर रहे हैं, वो हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले तो दूर किया जाए। दूसरी बात, संगति कौन दूर करेगा? वो तो केंद्र सरकार दूर करेगी ना। पीएफआरडीए में अगर 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का फंसा, उनको वापस दे दो। नहीं, जिसको विधानसभा ने एक्सेप्ट किया, जिस कानून को विधानसभा में लाके एक्सेप्ट करके आपने लागू किया, आज उसको कहीं ना कहीं अगर उसके मद में कोई पैसा खर्चा करेंगे तो उसके लिए किस तरह से आप उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में लेकर आएंगे ना, उसको कहीं ना कहीं उस कानून को ओवर रूल करेंगे ना, तभी तो आप इस चीज को लागू करेंगे। हिमाचल में लागू कर दी ना। ये छलावा, हिमाचल में हेमराज ठाकुर जिन्हें 4100 रुपए मिल रहे थे एनपीएस में, अब 32,000 रुपए ओपीएस में मिल रहे हैं। मैं अपने कांग्रेस के मित्र आलोक शर्मा से मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से ये सवाल कर रहा हूं, और आपके आइए बता दें कि 41,000 करोड़ का पेंशन का जो बजट एलोकेशन हुआ राजस्थान में, कितने लोगों को मिला ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत? एक नाम गिना दीजिए। अरे तो सवाल पूछा और जवाब लीजिए ना महेश भाई, यही तो दिक्कत। अभी तो आपने बहुत जायज सवाल पूछा है तो रिस्पॉन्ड करने दीजिए। आप भी झुनझुना बजा रहे हैं क्या? आलोक शर्मा, 41,000 करोड़ में से कितने लोगों को पुरानी पेंशन का फायदा मिला राजस्थान में? सीधा सवाल पूछ रहे हैं महेश वर्मा। देखिए, मुझे लगता है आंकड़े कितने लोगों को मिला है वो तो या तो विधानसभा के पटल पर प्रश्न रखा जाए या वहां पर सरकार में आरटीआई लगाई जाए। इस तरह के आंकड़े प्रवक्ताओं के पास सीधे तौर पर तो नहीं हो सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लाभान्वित हुआ है। और अभी भी जो हालात है वहां पर तमाम सरकारी जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं कि किसी भी रूप में हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और कांग्रेस सरकार हमें लेकर आनी है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस तरह के फायदे अब जिस रिटायरमेंट के बाद लोगों को नजर आ रहे हैं, एक लंबा समय चला गया, उसके रिजल्ट सामने आए और नकारात्मक जब रिजल्ट सामने आए तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं किसी भी राज्य के, वो अब चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू हो। एक जमाने में बहुत कूदती थी दिबांग दत्तोपंत ठेंगड़ी जब मुखिया थे बीएमएस के, तो वाजपेयी सरकार के नाक में दम कर दिया था। तब तो बहुत ज्यादा, पिछले कुछ दिनों से शांत बैठा हुआ था। इधर वो फिर से दिखती है। ये सक्रियता किस तरह से देखते हैं? राजनीतिक संकेत क्या है? पर ये अगर आप देखें कि ये इस तरह से मिलीजुली, मेरे ख्याल से उस तरह की सरकार नहीं है जिसमें इस तरह का प्रिटेंस हो कि भाई एक संगठन उठाएगा। ये खुलकर खेलते हैं। अगर इनको लगेगा कि ये जरूरी है तो ये सीधे आके कहेंगे कि हमने सोचा है और ये जरूरी है, हम ये लागू
लागू कर रहे हैं। ये थोड़ा सा फर्क देखिए, इसमें वो नाइसिटीज और वो फाइनल पॉइंट्स नहीं है कि भाई एक संगठन से उठवा दो, कुछ लोगों से हल्ला करवा दो, फिर हम आपका कर देंगे, हमारे ही लोग करेंगे। ये सीधा सामने से आकर कहते हैं, उसको ओन कहते हैं हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही है। तो अगर उस बात को आप ध्यान रखें और जिस तरह से काम करने का इनका नजरिया है मोदी शाह सरकार का, उसमें ये एक ध्यान रखे कि ये इस तरह से नहीं होता। ये कांग्रेस का स्टाइल है और कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं तो शायद अपनी पार्टी का स्टाइल नहीं, बता पर रहे हैं इसमें ज्यादा। हमने थोड़ा मतलब हमने का मतलब सरकार ने थोड़ा रायता भी फैला रखा है क्या? फौज जो है वहां पर पुरानी पेंशन ही दी जा रही है, वही योजना लागू है। हमारे नेताओं, विधायकों, सांसदों के लिए भी वही पुरानी स्कीम है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर, अभी उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है वो अभी देखना बाकी है, पर वो कह रहे हैं अर्धसैनिक बलों को भी, यानी कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इनको भी दो पुरानी पेंशन, पर बाकी सरकारी कर्मचारी उसे मिलेगी नई पेंशन। ये जो सरकार है आप देखिए, उसकी गिनती में फौजी बहुत ज्यादा आते हैं, फौजियों की अहमियत बहुत ज्यादा है। 36 लाख पेंशनर्स, पेंशनर्स और दूसरा फौजी मतलब हाँ, और नेशनलिज्म 14 लाख तो आर्म फोर्सेस में है हमारे जवान। नहीं, फौजी मतलब नेशनलिज्म की बात होती है, वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं। तो फौजियों का जो भार है, बाकी सरकारी कर्मचारी एंटी नेशनल है। नहीं बाकी सरकारी कर्मचारी तो कर्मचारी हैं। अच्छा, हाँ, आप देखिए जिस तरह से ये जो सरकार की सोच देखिए, ये उसकी सोच को दिखाती है कि आप इस सरकार की सोच में फौजियों का महत्व बहुत ज्यादा है, शुरू से ज्यादा है। और ये जो सरकारी कर्मचारी, इनका उतना महत्व नहीं है। न कभी ये सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा सड़कों पर उतरे। विपक्ष के इतने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, न कभी विपक्ष ने बड़ी सक्रियता से इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस तो खैर इसका हिस्सा ही थी, लेकिन अब जब विपक्ष में है और अपने राज्यों में लागू कर रही है तो सड़क पर उतरती, बड़ी रैलियां करती। डिफेंस में भी जो फौज है वहां पुरानी पेंशन, अर्धसैनिक बल वो भी तो भाई फौज, वो भी तो आर्म फोर्सेज ही हैं। हाँ, उनको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आप जो कह रहे हैं कि रायता फैला रखा है, चलिए रायता इन्होंने फैला रखा है और रायता फैला रखा है, और इनको ये एहसास है कि ये बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है, पर मेरे ख्याल से चुनाव दर चुनाव ये हार रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से जो ओबीसी रिजर्वेशन वाली बात है, उनकी जनगणना वाली बात है, उस पर जैसे ये पलट जाएंगे, अगर चुनाव का असर देखेंगे, इस पर भी पलट जाएंगे। तो वो तुरुप का जी रोहिणी आयोग जहां पर बिल्कुल वो ओबीसी को लेकर है, इसी तरह से ये वित्त सचिव की अध्यक्षता वाला, मैं ये पूछ रहा हूं, दामोदरन की अध्यक्षता वाली ये कमेटी, इसका हवाला दिया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों का, इतने विपक्षी दल हैं, और ये सरकार ने पिछले 9 साल में, और ये सरकार ने लिखित आंकड़ा दिया है पार्लियामेंट में, 14,56,226 करोड़ रुपया माफ किया है बड़ी कंपनियों का, कॉर्पोरेट्स का। आपने, इन्होंने बैंक से जो उधार लिए हुए थे, अगर वो एक मुद्दा नहीं बना सकते ये लोग, तो कम से कम सरकारी कर्मचारी को बनाए, वो भी नहीं बना रहे। 15 लाख करोड़ बच्चे खाते में जा सकते हैं, तो यहाँ पर अपने कर्मचारी क्यों नहीं जा सकते? बुढ़ापे की लाठी क्यों नहीं दी जा सकती? आप और हम क्यों बोलेंगे? ये तो सड़क पर उतरे ना, कुर्ते फड़वाएं विपक्ष वाले, कंधे छिलवाएं, 5-5, 10-10 लाख की रैलियां निकालें, तो जगह। विजय कुमार बंधु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो सड़कों पर उतरे हुए थे। अब विजय कुमार बंधु, अब राजनीतिक दल भी समर्थन करते दिख रहे हैं, अब तो बीएमएस भी आ गया। तो जो ये लड़ाई आपने शुरू की थी, अब ये एक आकार लेती दिख रही है क्या आखिरकार? जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल को धन्यवाद। मैं, और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि ये आकार लेती हुई दिख रही है, और इसमें जो लोग भी समर्थन करते हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि ऐसा ना हो कि वो सेफ्टी वाल का काम करे। ये थोड़ा सा सबको, सारे नौजवान जो एनपीएस के कर्मचारी, उनको ये है कि अचानक जोश जागा और अचानक लोग पहुंचे, तो इसमें कुछ न कुछ तो खेला है। खेला उसमें क्या, मैं बता दूं आपके सामने। एनपीएस जो कमेटी की बात चल रही थी, कमेटी एनपीएस में संशोधन और सुधार के लिए बनी है, और एनपीएस में जो 1 करोड़ लगभग कर्मचारी है वो संशोधन और सुधार नहीं चाहता। वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है, 1972 की पेंशन नियमावली चाहता है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। और आपने जैसा कहा कि लगातार हमने इसको शुरुआत 2013 में किया और आज 10 साल हो गए सड़कों पर, चाहे जिस राज्य में हो चाहे सेंटर में हो। अभी 1 अक्टूबर की रैली आपने कवर किया था, देखा होगा। शायद इतना बड़ा जुहूम ट्रेड यूनियन के इतिहास में कभी भी नहीं रहा है। ये भारत में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग एक जगह इकट्ठा हुआ एक मुद्दे पर। मेरे जैसे अगने से आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लाखों लाख लोगों को ला जाए। इसका मतलब उनके दिल में उतर चुका है पुरानी पेंशन।
और ये बात सच है कि पुरानी पेंशन आज देश का सबसे बड़ा मैटर बन चुका है। अब सरकार किस तरह लेती है वो उसका नजरिया, लेकिन पर ये अपने आप में, एक मिनट विजय भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं रह जाएंगे। अब हेमराज ठाकुर की खबर आई हिमाचल में कि 4100 रुपए की पेंशन मिल रही थी एनपीएस में, अब 32,000 रुपए पुरानी पेंशन क्योंकि बहाल कर दी गई है। पर जो सवाल महेश वर्मा ने उठाया था, कितने लोगों को मिली पीएफआरडीए में फंसा हुआ पैसा, वो कब मिलेगा? ये आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम तो नहीं हो जाएगा कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल। जहां उठाना चाहिए वहां नहीं उठाया गया। सवाल ये उठाना चाहिए, 10 साल इसको केंद्र सरकार में बने हुए हो गया, ओपीएस लागू कर दें। आप जो लोग लागू कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, हम जिम्मेदारी साथ करें। 1600 लोगों का राजस्थान के अंदर ये पूरी लिस्ट मेरे पास है, मैं लेके बैठा था क्योंकि मैं जानता था ये सवाल पैदा किया जाएगा। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, और यही हिमाचल में है, यही झारखंड में है। हम कहते हैं सवाल वहां उठाइए जो मना कर रहा है, जो कह रहा है हम नहीं लागू करेंगे, सवाल उस पर उठना चाहिए। जो लागू कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब कि आप पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। एक रास्ता खुल रहा है, उस रास्ते को बंद करने के बजाय राजस्थान पर सवाल, केंद्र पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? केंद्र लागू कर दे, राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा, राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्यों आप सवाल पैदा कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो राज्य के बजाय केंद्र से लागू करे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमें चाहिए ओपीएस, भाजपा दे, कांग्रेस दे, वो दे, ये दे नहीं। असल खेल तो इसमें विजय, असल खेल तो देखिए ये है, अब वो ओपीएस हो, एनपीएस हो, एक वो आंध्रा तेलंगाना मॉडल भी है, 43-44% तक आपकी आखिरी तनख्वाह का वो सुनिश्चित कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर कोई 82,000 रुपये कमा रहा है, 2100 रुपये की पेंशन बंधेगी, या 76,000 रुपये कोई कमा रहा है उसकी पेंशन 1700 रुपये बंधेगी, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है कि कोई 35 साल नौकरी की, सरकारी नौकर रहा और बुढ़ापे में कह दिया लो जी पकड़ लो 2100 रुपये या 1700 रुपये या 1100 रुपये या 800 रुपये। कोई आंकड़ा गलत तो नहीं बता रहा हमें? बिल्कुल सही सर, और सवाल इस पर होना चाहिए, जो तमाम अर्थशास्त्री लोग बैठते हैं, जो तमाम पैरोकार एनपीएस के बैठते हैं, सवाल इनको होना चाहिए कि 800 रुपए क्यों मिल रहा है, 1200 रुपए, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? एनपीएस के जो बड़े बड़े लंबरदार हुए पता है ना इस बात को। और मैं अभी एक सवाल और उठाता हूं, महेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एनपीएस का बहुत बड़ा पैसा तमाम ऐसी कंपनियों में लगा दिया जा रहा है जिससे कोई लेना देना नहीं है। जिन कंपनियों में लगना चाहिए वहां न लगा करके लोग, क्योंकि एनपीएस के पैसे का कोई माई बाप नहीं है, जो जहां मर्जी लगा दे। हर जिले में घोटाला रहा, लाखों लाखों करोड़ का, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी इसको लेगा? हर राज्य के अंदर स्थिति पैदा हो रही है। और रही बात एनपीएस का जो पैसा वापस एनएसडीएल का है, सर मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, केंद्र सरकार ने विसंगति बस और विज्ञापन के जो लोग छूट गए थे वो पुरानी पेंशन में आए, सरकार ने उनका पैसा वापस किया। अगर एक का वापस हो सकता है तो राज्य और राज्य के कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं वापस हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये अपने ये सवाल हैं।